दो चीजें हैं। एक तो काम करने का तरीके की बात की गई, काम करने के तरीके में बदलाव कुछ तो है कि जो होगा, और कुछ विचारणीय बिंदु भी हैं जिन पर मैं थोड़ा सा आना चाहूंगा। सुरेश प्रभु जी ने एक जो कहा कि काम करने के तरीके में बदलाव होना चाहिए, निश्चित रूप से तरीके में बदलाव होना चाहिए। अगर तरीका बदलेगा नहीं तो विकास नहीं होगा। विकास के लिए जरूरी है कि हम अपनी सोच को बदलें, हम अपने बारे में, हम जो आसपास देख रहे हैं उसमें चेंज हो। 2020 तक उन्होंने आरक्षण सुविधा की बात की कि सबको आरक्षण सुविधा बढ़ाएंगे वो इतनी। आज सबसे बड़ी ट्रेन के अंदर दुविधा अगर होती है तो रिजर्वेशन को लेकर के बहुत अच्छी बात उन्होंने कही कि तत्काल आरक्षण को लेकर के सीसीटीवी लगाएंगे। उस सीसीटीवी लगने से क्या होगा कि कुछ चेक लगेगा, चेक लगने से लोगों को रिजर्वेशन मिलना वो इजी होगा। इसी तरीके से एक बात उन्होंने कही कि ट्रेन की औसत गति बढ़ाएंगे, 80 किलोमीटर जो ट्रेन लेट हो रही है इस पर ध्यान दिया गया। ये बहुत बड़ी बात है। अब तक होता क्या था कि ट्रेन के लेट होने के बाद अगर कोई ट्रेन लेट चल रही तो ठीक है, उसको डिले करते जाओ, डिले करते जाओ। बहुत सी ट्रेनें ऐसी थी जिनके बारे में ये कहा ही जाता था कि वो लेट चलेंगे। अगर ट्रेन की स्पीड गति फिक्स की जा रही है तो बहुत अच्छी बात है। फिर एक तीसरी बात कही, सोशल मीडिया का उपयोग। सोशल मीडिया में इतना ज्यादा सजेशंस आते हैं, अगर उन सजेशंस के ऊपर सरकार ने ध्यान देना शुरू किया तो बहुत अच्छी बात है। लोग क्या चाहते हैं, कैसे चाहते हैं, इस बारे में विचार करना बहुत अच्छी बात है। दूसरा, एक बात उन्होंने कही, टिकट के लिए जो कतार लगने वाली बातें हैं वो खत्म करने वाली बात है। तो ये एक बड़ी उपलब्धि है। अब तक रिजर्वेशन, आप कहीं स्टेशन पर जाकर देखिए कि लाइनें लगती हैं, अगर वो लाइनें एक थोड़ी लंबी हो गई तो जो लास्ट कतार में लगा हुआ उसको ट्रेन ही निकल जाती है, ट्रेन मिस हो जाती है, अक्सर होता है। ये बहुत बड़ी बात है और इस पर ध्यान देना रेल मंत्री का बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात एक उन्होंने कही कि भाई चुनिंदा स्टेशन पर उन्होंने डिस्पोजल बिस्तर, ठीक है, बहुत से लोग नहीं ले पाते और अगर है सुविधा, अगर ये दे रहे हैं तो बहुत अच्छी बात। लेकिन इन सब के बावजूद भी हमें ये सोचना होगा कि रेल मंत्रालय जो कर रहा है या रेल मंत्री ने जो बजट दिया है उसकी क्रियान्विति कैसे होगी, ये बहुत बड़ा सवाल है। पिछले बजट के अंदर उन्होंने जो 132 घोषणाएं की थी, उन 132 की घोषणाओं का उन्होंने अभी एनेक्सर लगाया है, तो वो ठीक है, एनेक्सर लगा, उनमें काम, ये बात सही है कि हर योजना के अंदर कोई काम ज्यादा होता है, काम थोड़ा होता है। उन्होंने जो काम किए हैं अभी, उस काम को जनता के सामने रखना, ये भी एक बड़ी उपलब्धि है। आप अगर कर नहीं रहे तो आप उस काम को साइड में कर देते हैं, तो ये अच्छी बात है। कुछ चीजें करनी है और बहुत सारी चीजें करनी बाकी है। शंकर जी कुछ कह रहे थे। बढ़िया है, बातों को कोई नहीं नकार रहा है सर, लेकिन 2020 में क्या होगा, 2 साल पहले जो उन्होंने घोषणा की 400 रेलवे स्टेशनों को वाईफाई करने की बात, वाईफाई एक मामूली सी बात है। मैं किसी प्रोटेक्शन की बात नहीं कर रहा, लेकिन एक बात, बड़े खर्चे का सौदा भी आज दिल्ली रेलवे स्टेशन का 17,000 रुपए का खर्चा आ रहा है। घोषणाओं का एनेक्सर लगाना कि उनकी वस्तु स्थिति क्या है, ये ऐसे नहीं होता। कोई भी व्यक्ति, आप और हम भी नहीं कर पाते कि हमने जो घोषणाएं की आज तक किसी ने, आजादी के बाद आज तक किसी ने नहीं किया। मैं आपकी बात से इत्तेफाक कर रखता हूं ना इस बात में कि अगर कोई भी घोषणा की है, उस घोषणाओं का अगर हम पब्लिक के सामने ला रहे हैं तो उसमें ऐसा नहीं है। पब्लिक के सामने तभी लाया जाता है चाहे हम उसमें 1% ही काम किया हो, एक्सेस दिखाने लायक तो है। और अगर आपने 1% काम नहीं किया तो उस घोषणाओं को कैसे दिखाओगे? इसका मतलब काम कुछ हुआ है, काम कुछ हो रहा है। ये बात सही है कि काम बहुत से होने बाकी हैं, होने चाहिए। और दूसरा, मैं शंकर जी, दूसरा ये होता है कि रेलवे में हमेशा, जो शुरू में अपन चर्चा चालू करी थी, आप नहीं थे उस वक्त, रेलवे में हमेशा कोई भी प्लानिंग होती है तो लॉन्ग टर्म ही होती है। वो उसमें समय लगता है, 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल ये लगता है, पहली बात। दूसरा, अभी तिवारी जी जो बात कर रहे थे, जो मैं उन्हीं की बात को आगे बढ़ा रहा हूँ कि उन्होंने कहा कि साहब वो जो है क्या नाम रे 149 हमारे समय की जो घोषणाएं की हुई थी वो कर रहे हैं। तो इस बात के लिए तो आपको धन्यवाद देना चाहिए कि हमारे समय की 139 जो घोषणाएं की थी रेलों की, उन रेलवे पे, उन ट्रैक्स पे हम काम कर रहे हैं। तो सरकारें तो किसी भी वो काम होना चाहिए। दूसरी बात क्या हो रहा है, हम राजस्थान में रहते हैं, अंत्योदय योजना आप लोगों की थी, उसको ट्रेन दे दी उसके नाम से। वो भी नहीं लग पाई है। एक रेल डब्बे की फैक्ट्री लगनी थी जो चेन्नई में आप लगाने जा रहे हो, राजस्थान में सीपी जोशी ने घोषणा करती थी, वो नहीं लग पा रही है। मेरी बात पूरी कर लेने में। दूसरा ये है कि आपने एक्सीडेंट की भी बात कही थी बीच में, उन्होंने साफ साफ बताया कि एक्सीडेंट में 20% की कटौती
हुई है, जितने हमने ये जो बिना फाटक के और बिना आदमी के जो है उसको जो कटौती की है उसके कारण से 20% का आंकड़ा उन्होंने दिया है, फिगर दिया हुआ कायदा। 2014 में एक मिनट पूरी बात करने दो सर, फिर आप उसके बाद आप बोलिए ना। मैंने आपके बीच में मैं वापस आपके पास में आऊंगा विजय जी। 20% उन्होंने कटौती की है। दूसरा उन्होंने ये बताया कि मेक इन इंडिया की जो बात आई थी उसमें 2 नए कारखाने बिहार में लगाए हैं और उन्होंने कहा है कि ये उत्तर पूर्व के जो राज्य है उनको इसका लाभ मिलेगा और उसके अंदर 40,000 करोड़ रुपए का उन्होंने बजट मेक इन इंडिया के तहत मेक इन इंडिया के तहत। अच्छा, फिर उसके बाद में उन्होंने कहा है जो पीपीपी मॉडल वाली बात आई और बीच में ये आया, तो इसमें ये अनिल जी को भी बताना चाहूंगा। उन्होंने बताया है कि भाई हमारे पास में 1,13,000 एकड़ लैंड हमारे पास में रेलवे के पास में अभी बेकार पड़ी है, जिसका कोई उपयोग नहीं हो रहा है और उसको हम किसी तरह से उपयोग करेंगे और उसमें विज्ञापन और वो कुछ तरह की जो चीजें बढ़ाएंगे, उससे जो हमारी रेवेन्यू बढ़ेगी, उससे ये पीपीपी मॉडल वाली जो बात है उसका उन्होंने एक प्लान दिया है कि पीपीपी मॉडल तब चलेगा जब ये इनको कुछ न कुछ, आपने बार बार में कहीं ना कभी पैसा कहां से आएगा, तो इसलिए ये लोग आते नहीं है, तो इसलिए उनको विज्ञापन की और ये सारी सुविधाएं देने की बात करी है उन्होंने। फिर आप ये देखें कि रेलवे का जो बजट है, जितना भी काम होगा एक बजट के अंतर्गत ही काम होगा। 32,000 करोड़ रुपए का तो सेवंथ पे कमीशन लगते ही रेलवे को 32,000 करोड़ रुपए का एडिशनल भार पड़ेगा। उसका भी प्रोविजन उन्होंने किया, उसमें उसका भी प्रोविजन किया उन्होंने, कहा 32,000 करोड़ रुपए हमको देने पड़ेंगे। तो ये सारी बातें हैं। अब आपने ये कहा कि साहब ये नवीनीकरण नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, तो ये मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपके समय में नहीं हुआ, हमारे समय में भी हुआ, आपके समय में भी हुआ है। आपने देखा होगा पहले रेलवे में जाते थे सीधा अंदर कोई घुस गया, अब एक्सरे मशीन के अंदर जाओगे और आप सामान जब चेक करके जाओगे तभी होगा। धीरे धीरे उसके अंदर बढ़ोतरी हो रही है। अब कहीं भी किसी रेलवे स्टेशन क्योंकि बड़ा चिंता का विषय था, सिक्योरिटी एक बड़ी चिंता थी। तो हमारी बात हो रही थी, उनका कहना था महिला सुरक्षा पर ध्यान दिया जाना चाहिए। योजना शुरू करी थी तब इस पर चले बुजुर्गों के लिए, दिव्यांग जो है उनके लिए भी व्यवस्था की गई है, लोअर बर्थ उनके लिए रिजर्व किए गए हैं। अनिल जी, अभी 1.25 लाख एकड़ जमीन की जो बात कर रहे हैं शंकर जी, अभी इन्होंने कहा भी कि रेलवे के पुनर्गठन और पुनर्संरचना की आवश्यकता है। दूसरा ये भी कहा है कि केवल माल भाड़े से पैसेंजर जो किराया आता है उसी के, हमें अन्य रिसोर्सेज पे ध्यान होगा। परंपरागत जो तरीके हैं रेवेन्यू के, उसमें बदलाव की आवश्यकता है। तो बदलाव इसमें किस तरह से पीपीपी मोड में मॉल्स बनाए जा सकते हैं या इस लैंड को बेचा जाएगा? देखिए, पीपी मॉडल का बड़ा अच्छा उदाहरण बताता हूं मैं आपको। दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट को जीवीके को 1 रुपए की लीज पे दिया गया है। सारी संपत्ति सरकार की 25,000 करोड़ वैल्यू की संपत्ति 1 रुपए में एक प्राइवेट पार्टी को दी गई है, जो आपको हर साल 3,000 करोड़ रुपए कमा रहा है। यह है पीपी मॉडल। अगर कोई सरकार ये जमीन रेलवे वाले किसी फ्री को देंगे, बनिए को, बिजनेसमैन को, और वो कमाने की स्थिति में होगा, ले लेगा। तो पीपी मॉडल जो हिंदुस्तान में ऑलरेडी दूसरी जगह चल रहे हैं, उसको तो देखो आप क्या पीपी मॉडल। पीपी मॉडल यही है कि मुझे आप चीजें सस्ती में दे दीजिए, महंगी दीजिए, मैं अगर कमा लूंगा तो उस पर पैसे लगा लूंगा। जिसका सबसे बड़ा अच्छा उदाहरण इस हिंदुस्तान में इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जिसकी डिटेल लीजिए। दूसरी बात मैं आपको जो बताना चाहता हूं वो ये एक एनालिटिकल एनालिसिस ये करना चाहता हूं कि हमारी रेलवे की जो माल ढुलाई की जो सबसे ज्यादा इनकम है, उसकी कॉस्टिंग पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा आ रही है, 14% आ रही है। जबकि वैल्यू जो भी माल लोड होगा उसकी 10% वैल्यू उसकी कॉस्ट किराया होना चाहिए, जो पूरे विश्व में, बल्कि कई जगह सस्ता है। जापान